नमस्कार कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए एक भेंट वार्ता। मुंबई आतंकी हमले 26/11 में बहादुरी से लड़ने वाले ब्लैक कमांडो ग्रुप के सदस्य श्री सुनील कुमार जोधा और उनकी पत्नी रेणु सिंह से मनीष सोलंकी की बातचीत। मित्रों नमस्कार। देशभक्ति की जब जब बात होती है तो हमारे जहन में दो तिथियां आती है। एक होती है 15 अगस्त और दूसरी होती है 26 जनवरी। और हम इन दिनों में न सिर्फ अपने देशभक्ति के गीत सुनते हैं बल्कि बहुत सारे आयोजन भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तिथियां हैं जो हमारे जहन में रहती है, हमारे देश के जहन में रहती है। एक है कारगिल युद्ध की तिथि और एक और तिथि है जिसको सब जानते हैं 26/11 की तिथि। 26/11 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, आप सबको याद होगा। और उस हमले के बाद देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति को अगर वो देखा होगा लाइव, सारे न्यूज चैनल पर रहा होगा वो, तो आपकी स्थिति जो होगी वही स्थिति आज मेरी है और वही स्थिति आप सबकी भी हुई होगी और वो स्थिति आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनकी भी रही होगी 26/11 वाले दिन। मैं आपको बता दूं कि उस दिन 26/11 को जो मुंबई में हमला हुआ था, उस हमले में जो एनएसजी की कमांडो टीम थी उसके एक मेंबर आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में है और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। हम उन दोनों से बात करेंगे क्या स्थिति रही उस समय उनकी, जो वहां हमले में और उस ऑपरेशन में थे, और वो जो घर में उनका इंतजार कर रही थी उनकी मैडम। हम स्वागत करते हैं कमांडो सुनील कुमार जोधा और रेणु बाला राजपूत का आकाशवाणी जोधपुर के स्टूडियो में। सुनील जी बहुत स्वागत, रेणु जी आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर आपको? आकाशवाणी केंद्र जोधपुर में आज आके बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है और एक 26/11 के बारे में जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, आज उनके बारे में आप बताएंगे तो वो जानेंगे कि क्या हुआ जी उस दिन। जी सर। बातों की शुरुआत अगर वैसे ही करें कि ये जो 26/11 हुआ, आपको नहीं पता था कि इस तरह का हमला हुआ है, आपको अचानक दिल्ली से बुलवाया गया था। क्या स्थिति रही थी आपकी जब आपको सूचना मिली थी कि आपको स्पेशल फोर्स के साथ मुंबई पहुंचना है? उस टाइम जब 26/11 मुंबई हमले का हमें जब सूचना मिली, 11 बजे मेरी ड्यूटी चल रही थी। उस दौरान हमारे डेली का जो रूटीन होता था प्रैक्टिस का, नाइट में दिन में, वो हम जो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो 24 घंटे के ड्यूटी करते थे। कभी भी कुछ भी देश में हादसा हो जाता तो उससे निपटने के लिए एनएसजी कमांडो तैयार रहती थी। और जब आपको सूचना मिली तो फिर आप अचानक से तुरंत रवाना होना पड़ा दिल्ली से? हमें जब ये सूचना मिली तो हमारे एनएसजी में एक सायरन बजता है जी, उसमें भी इमरजेंसी सायरन बोलते हैं। उसमें सभी कमांडो जिस भी हालत में होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, इकट्ठा होता है अपना सामान हथियार लेके, जहां भी हमें जाना होता है उसके लिए रेडी होना पड़ता है। अच्छा, तो जब आप रेडी हुए थे रात के 1-1:30 बज गए होंगे? जब हम रेडी हुआ था तो हमारे जितने भी कमांडोज थे रात के लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था। और कितने लोग रवाना हुए थे उस ग्रुप में? फर्स्ट में ही उस टाइम 250-300 की जो हमारी टुकड़ी थी रवाना किए गए थे। वहाँ से मानेसर गुड़गांव हरियाणा में हमारा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ पर आप वहाँ से सीधे मुंबई के लिए उड़ गए? वहाँ से हमें सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे ले जाया गया। वहाँ से हम 3 बजे की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। अच्छा, जब वहाँ पहुंच गए उससे आपको सारा कुछ बता दिया गया था कि इस तरह के आतंकवादी इस होटल में घुसे हुए हैं और इस फ्लोर पर हैं और आपको अब ऑपरेशन करना है, उनका सफाया करना है? क्या मनस्थिति रही आपकी? जब हमारे सभी कमांडोज, हमारे जो कमांडिंग अधिकारी थे, उन्होंने सबको बुला के एकत्रित किया था और हम नए ही गए थे, तो उन्होंने बोला है आज आपको जो 3-4 महीने की जो आपने ट्रेनिंग करी है, आज आप उस ट्रेनिंग का आपको कुछ कर दिखाने के लिए, आपका प्रदर्शन करना है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी कामयाब है। हाँ, तो उस काम कितनी हमने ट्रेनिंग करी है, कितना उसका हम फायदा उठा सकते हैं दुश्मन से। तो वो एकदम सारे कमांडो एकदम तैयार थे हमले का जवाब देने के लिए, थे, सब जोश में भरे हुए, सभी जोश में थे। और सभी को ये भी लग रहा था कि 26/11 जो आज दुनिया भूलती नहीं है, मुंबई में अटैक हुआ है और उससे निपटने के लिए सभी कमांडो तैयार हो रहे थे।
अच्छा, रेणु जी, जब आपको पता चला कि आपके साहब वहाँ जा रहे हैं इस तरह के एक स्पेशल ऑपरेशन में, तो बता के गए आपको या वैसे ही चले गए? हाँ सर, इन्होंने मुझे कॉल किया था 12 बजे कि टीवी ऑन करना कि मुंबई में कहीं आतंकवादी हमला हुआ है। मैं रात को ये हो गई कि मैं अपनी मम्मी के घर थे, क्योंकि मेरा बेटा हुआ था उस टाइम। तो मैंने कहा 12 बजे मैं टीवी ऑन करूं क्या, मतलब मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैंने 4 बजे तक वेट किया कि मैंने ना टीवी ऑन की। उस टाइम में वो टच वाले फोन तो थे नहीं जिसकी उसको ओपन करके हम देख लें। फिर मैंने 4 बजे हाँ टीवी ऑन की, न्यूज चैनल देख के, और फिर मुझे पता लगा कि मुंबई में ताज होटल पे इस तरह का हमला हुआ, नरीमन पे और ओबराय होटल पे और ताज होटल पे आतंकवादी हमला हुआ है। तब हमें पता लगा कि ये वहाँ पे ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। डर तो नहीं लगा ना उस टाइम तक? तो डर नहीं लगा। तो डर तो वैसे लगता ही नहीं सर, उस टाइम डर कुछ नहीं लगा। ये लगातार बातें करते रहे हमसे, तो जब फोन स्विच ऑफ आया या फोन बातें होने बंदी तब थोड़ा टेंशन, घबराहट होने लगी। फिर बात करूंगा। कमांडो सुनील कुमार जोधा हमारे साथ हैं। जब आप वहां पहुंच गए और आपका आमना सामना आतंकवादियों से होना शुरू हो गया, मेरे ख्याल से टॉप फ्लोर था वो, और उस समय आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया कि मुझे इनको टारगेट करना है, इनको खत्म करना है और देश को बचाना है? क्योंकि मुंबई में हमला जो था वो एक तरह से यूं माना जाए कि देश पे हमला था, हमारी आर्थिक राजधानी पे हमला, भारत की इकोनॉमी पे हमला माना गया उसको। तब क्या स्थिति रही, कैसे आपने मैनेज किया वो? जब हम मुंबई पहुंचे थे तो हमें ये पता नहीं था उस टाइम कि वहां पर किस किस जगह पर अटैक हुआ है। हमें सिर्फ एक ताज, जो अपने इंडिया की शान है और मुंबई की भी शान है, पता चला था कि ताज पे। तो हमें एयरपोर्ट से ताज के पास छोड़ा गया। तो मैं मेजर संदीप उन्नी कृष्ण की टीम में था, जो शहीद हो गए थे, आज हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए हैं। मैं उनकी वजह से जिंदा हूं। और जब हम जैसे ही ताज के नजदीक गए तो वहां पर पता चला कि इसमें 4 आतंकवादी हैं। तो जैसे हम लॉबी में घुसे, आप नीचे से या ऊपर से? नीचे से हम नीचे से ही रिसेप्शन से हम घुसे थे जी। हमारी फर्स्ट टीम एंट्री करी थी सुबह 7 बजे के करीब। तो जैसे हमने अंदर जाके देखा तो काफी खून फैला हुआ था। जो हमारे भोली भाली जनता थी उनको मार रखा था आतंकवादियों ने जी। तो काफी उनकी बॉडी नीचे लेके आए थे। नीचे बॉडी जो जैसे जैसे उन आतंकवादियों को मौका मिलता रहा वो सबको मार रहे थे। और उस पर्टिकुलर मंजिल तक कैसे पहुंचे आप जहां पर आतंकवादी ने अपना अड्डा जमा रखा था? आतंकवादियों का काम ये था कि वो नीचे से ही मारते हुए ऊपर चढ़ते गए जी। जो भी उनके सामने आ रहा था उनको वो मार रहे थे। तो उनको आतंकवादियों से जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनसे भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, इंस्ट्रक्शन और टेलीफोन के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। फिर कुछ आपको ये टॉक मिला होगा जरूर कि इनका जो नेटवर्क है उसको ब्रेक किया जाए, ऐसा कुछ हुआ? ये हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था एनएसजी का ऑपरेशन जो हमारा था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो था। ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया गया था। तो वहां पर जब हमें पता चला कि उनको टीवी की जो हमारी जो लाइव दिखा रहे थे, कुछ न्यूज़ दिखा रही थी मीडिया, उससे उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा था। उनको क्या हमारा ऑपरेशन की जो भी हम हरकत कर रहे थे उनको पूरा पता चल रहा था। तो हमने फिर आपके ऑफिसर्स ने रुकवाया नहीं? ये सारा बाद में जब पता चला तो हमने मीडिया से, हमारे जो अधिकारीगण थे उनकी मीटिंग हुई और ये बोला गया कि आप जो पूरे चैनल हैं जो हम लाइव शो दिखा रहे हैं तो उसको लाइव ना दिखा के 1-2 घंटे डिले करके दिखाएं, जिससे कि हमारा ऑपरेशन लीक ना हो जी। और चूंकि जब ऑपरेशन लीक नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन सफल भी हुआ। अब मैं कल्पना कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ पर आप रहे थे और आपके सामने आतंकवादी थे, वो उस स्थिति के बारे में बताए, वो क्या पिक्चर रही होगी? सर हम जैसे जैसे ही ऊपर चलते गए थे तो हमें 6 मंजिल पे हम सीढ़ियों के थ्रू गए थे। तो वहां पर एक अचानक ही हमारे 271 नंबर रूम था, तो मेरे साथी भी साथ थे और मेजर संदीप उन्नी कृष्ण भी साथ थे। तो हम ऊपर रूम को सर्च कर रहे थे। जो भी जितनी भोली भाली जनता थी वहाँ फंसी हुई थी, जो डरी हुई थी जी। और बाहर से जो मेहमान हमारे जो विदेशों से रुके हुए थे, काफी उनको डर लग रहा था। तो हमने सबको वहाँ से रूमों से बाहर निकाला और सेफ जगह उनको पहुँचाया।
271 नंबर रूम में हम एक आतंकवादी थे, जिसमें हम दरवाजे को लॉक भी कर रहे थे। तो जो भी जिनको लग रहा था, डर रहे थे, उनको सेफ जगह पर पहुंचा रहे थे बाहर निकाल के। तो वो रूम खुल नहीं रहा था। तो हमें फिर पता चल गया कि इसमें आतंकवादी है। तो हमने फिर उस दरवाजे पे उसको, हमारे जो कमांडिंग अधिकारी थे, जो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, उन्होंने मुझे बताया था कि सुनील, आप इस दरवाजे पे निगाह रखना, मिलिटेंट आतंकवादी जो है ये भाग ना जाए बाहर से कहीं से, तो इस पे सिंगल शॉट फायर करते रहना। मेरा साथी एक राजवीर था, तो हम दोनों सिंगल ब्रश फायर कर रहे थे। जैसे ही उसको लगे कि बाहर पूरे कमांडोज हैं, बाहर से हम भाग नहीं सकते, तो फिर लास्ट में फिर हमने क्या करा, दरवाजे को तोड़ा, उड़ाना पड़ा। अच्छा, ब्लास्ट करना पड़ा। उसके हमने फिर चार्ज लगाया। चार्ज लगाने के बाद दरवाजे को उड़ाया। अंदर की क्या स्थिति, आप गए अंदर? जब जो दरवाजा टूटा था तो हमारे कमांडिंग अधिकारी ने बोला था कि जैसे ही दरवाजा टूटेगा तो उसमें आप दोनों ने ग्रेनेड लूपिंग करने हैं। तो हमने वहां पर जैसे ही दरवाजा ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने बोला था इसमें ग्रेनेड कौन कौन डाल सकता है। तो मैंने हाथ खड़ा करा था कि एक मैं हो जाऊंगा, एक राजवीर। तो हमने जैसे ही दरवाजा तोड़ा और उसमें ब्लास्ट करा और उसमें ग्रेनेड लूपिंग करे, जिसमें एक आतंकवादी था जो ऊपर से नीचे जा पड़ा था, जो पीछे लगा हुआ था ब्लास्ट के कारण। वहीं मर गया वो? हाँ, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। और वहाँ उसमें कमरों में आग लग गई थी जी। आग इतनी भयंकर लगी थी कि वहाँ पर हमें सांस, जितने भी कमांडोज थे, धुआं बहुत हो गया, धुआं भी दिखना भी कम हो रखा था और फिर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर हमने सबने कमांडोज ने मिलके उस आग को कंट्रोल किया और जितना भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे उनकी सहायता से हमने आग थोड़ा बुझाई। फिर भी सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसमें खूब सारी गोलियां लगी थी। 8 गोली आपको लगी थी शरीर में और 1 गोली अभी भी आपके शरीर में बची है। इस घटना के बारे में कुछ बताएं। ये घटना उसी टाइम की है जब 2nd फ्लोर पर हम नीचे आ गए थे, तो 10 मिनट का ब्रेक हुआ था। तो 2nd फ्लोर पे मिलिटेंट बच गए थे, तो उन्होंने बाहर सिविलियन बोली वाली जनता के ऊपर ग्रेनेड लूपिंग करा था। तो मेजर संदीप और हमारे जो कमांडिंग अधिकारी कर्नल सुनील सरवंश थे, उन्होंने जैसे ही हमें आदेश दिया कि मेजर संदीप उन्नीकृष्ण अपनी टीम को खड़ा करो और अभी आतंकवादी बच गए हैं, उनका खात्मा करना है। अच्छा, पता नहीं रहा कि कौन कितने आतंकवादी अंदर हैं अभी भी? जी सर, उस टाइम यही था कि अब ये हमें पूरे रूमों का जो लेआउट होता है वो नहीं बताया गया था। वो उनको रास्ते का निकल के कहीं दूसरी जगह रूमों में घुस रहे थे, मार रहे थे। जितने भी हमारे बच्चे थे और फॉरेन से आए हुए लोग हमारे अतिथि थे बहुत। हाँ, तो उनको जहाँ भी मिल रहे थे वो अपना आतंकवाद फैला रहे थे। और जब आप उनके सामने पहुंचे तो उनको पता चल गया था कि ये कमांडो हैं, आप अपनी ड्रेस में होंगे? तो उनको क्योंकि हमारा ऑपरेशन जब लीक टीवी पे वो देख रहे थे, तो उनको वहां से आदेश मिल रहा था कि हम अब घिर चुके हैं। तो एनएसजी ब्लैक कमांडो को एक कोडवर्ड दे रखा था, काले कुत्ते ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं। तो जैसे ही हम 2nd फ्लोर पे हम देखा तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने बोला, सुनील आप खड़े हो जाओ और आगे ध्यान से चलना, काफी अंधेरा भी सामना हो सकता है आपका। सामने अब चल रहे थे हम, जो काफी अंधेरा भी था और पानी भी काफी भरा हुआ था, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमारी जो एनएसजी की MP5 थी, मेरे नाइट विजन चढ़ा हुआ था। जैसे जैसे हम आगे मैं लीड कर रहा था तो अपने रतन टाटा जी के जो जमशेद जी का स्टेचू है वहीं पर 2nd फ्लोर पे, तो जैसे हम आगे बढ़े तो एक ब्लैक दरवाजा था। तो जैसे हमने 2 कमांडो, हम एक मैं था, एक बाबूलाल थे नायक, तो साथ में आगे बढ़ रहे थे। तो दरवाजा जैसे ही खोला तो उसमें फर्स्ट आतंकवादी को हमने मारा, तो ऊपर से आतंकवादी ने हमारे ऊपर फायर कर दिया था। ऊपर से मतलब वही 2nd मतलब 3री मंजिल के ऊपर से जैसे उसने फायर करा था। अच्छा, जो दूसरी मंजिल पे था उसको तो आपने मार दिया, लेकिन वो ऊपर से अलग से आया, ऊपर से हम अचानक फायर कर दिया था, तो हमें पता नहीं था। तो जो हमारे नायक बाबूलाल थे वो तो साइड लेके कूद गए थे और मैं फंस गया था। जैसे ही मेरे ऊपर अंधाधुंध उन्होंने फायर करी, मैगजीन पूरी मेरे ऊपर ब्रस्ट मार दिया था। तो उस दौरान मुझे 8 गोलियां लगी थी और
8 गोलियां लगने के बाद आज भी एक गोली मेरे हार्ट के पास है और 15 स्प्लिंटर है मेरी बॉडी में वो घूमते रहते हैं, वो हैं मौजूद हैं जो एक्सरे में भी आते रहते हैं। आप मुझे मुस्कुरा रहे और मैं डर रहा हूँ बैठे बैठे। तो जैसे ही गोली लगने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर लगता हुआ नीचे आया तो मैंने अपने आप को, अपनी सांस रोकी और ऐसा कर दिया अपनी बॉडी को कि वो ऊपर वाला मिलिटेंट को पता चले कि ये डेड हो गया या खत्म हो गया। वो आपके पास आए तो उसको लगे कि ये मर चुका है। ऊपर से उन्होंने देखा था कि भाई मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे ऊपर से पड़े पड़े गोली मारता कि अभी जिंदा है और इसको अभी खत्म किया जाए। तो मैंने उसको अपने ही स्तर पे सोच समझकर उसको ऐसा महसूस करा दिया कि ये खत्म हो गया। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही ये पोजीशन कितनी देर रही है आपकी? ये लगभग 5-10 मिनट हम थे वहां पर। जैसे ही हमारी कमांडो टीम पीछे से आगे आई, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण आए, उन्हें दिखा होगा कि आप घायल हैं। तो उन्होंने मुझे कवरिंग फायर दिया था कि बोला गोली लगी है। मैंने कहा लगी तो पर हाथ पे लगी है। मुझे ये पता नहीं था कि एक गोली साइड से निकल के इधर चली गई, पार हो गई, शरीर पार हो गई थी। ओहो। और एक कंधे में और 3 हाथ पे। मैं हाथ को ही देख रहा था, ब्लड जो सामने दिख रही थी आपको उसी से लगा कि यही लगी। ब्लड काफी निकल रहा था। तो जैसे ही संदीप उन्नीकृष्ण हमारे पास में आए तो उन्होंने 2 कमांडो मुझे भेजे और मुझे जैसे ही पकड़ के निकाल रहे थे तो आतंकवादियों ने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंक दिया था ऊपर से। तो कमांडोज का एक्शन इतना चुस्त था कि बाहर हम जैसे ही गए तो ग्रेनेड के छर्रे जो हमारे संदीप उन्नीकृष्ण मेजर थे उनको कुछ लगे। जैसे ही मैं चल के बाहर गया तो एम्बुलेंस थी वहां पर। जैसे ही मेरी कंधे की गोली निकल रही थी, एम्बुलेंस में ही ऑपरेशन हुआ आपका? एम्बुलेंस में ही मेरी कंधे की जो गोली थी वो निकाल रहे थे डॉक्टर्स। तो जब तक मुझे होश था, वो गोली निकलने के बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। आज बॉम्बे हॉस्पिटल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट चला और सभी का ट्रीटमेंट उन्होंने काफी अच्छे तरीके से करा। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की बद्दुआएं आपके साथ ना लगी, आप बच के रहे। इतने सारे आतंकवादियों से जूझते हुए उसके बावजूद भी आज आप जिंदा हैं, ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। इस दौरान आपने भी तो कुछ फायर किए होंगे आतंकवादियों पर? जब जो मुझे गोली लगने से पहले आतंकवादी को जो मैंने मारा था, जो 2nd फ्लोर पे गेट खोला था उस टाइम, तो वो तो अचानक ऊपर से फायर कर दिया। सामने होता तो शायद वो भी नहीं बचता। वो भी नहीं होता। ये तो बाद में जज्बा रहता है। तो पाकिस्तान का काम ही है पीठ पीछे से वार करना, सामने तो उसकी आने की हिम्मत नहीं होती। और जब आप सामने थे तो उन्होंने आप पर गोली चलाई, लेकिन चूंकि वो पीछे से ऊपर से आके उसने हमला किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। रेणु बालाजी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इतनी लंबी बातचीत उन्होंने बताई, मैं देख रहा था कि आप भी उस फ्रेम में आ रही थी बीच बीच में। आपको ये पता था कि ये सब घटना इनके साथ हो रही है? जब आप हॉस्पिटल में थी, एक छोटा बच्चा आपकी गोदी में था। हाँ सर, इन्होंने मुझे बता दिया था नाइट में कि हम किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो उसे देखा। वो तो मैंने सुबह टीवी पे देख लिया था, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट रहा मेरा। इनका 2 दिन ये रहे उसी में, ऑपरेशन में ही 2 दिन। 26 को ये गए थे, 26 के पूरा दिन ये अंदर रहे। 27 को दोपहर में जब ये आने लगी, दोपहर तक 27 को दोपहर तक मेरी बातें होती रही इनसे लगातार। ये मुझे मतलब बातें करते रहे, बताते रहे। बाकी हम कॉल नहीं कर सकते थे, ये जो भी जैसी थी ये कॉल ये कर सकते थे। तो फिर दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब ये आया, टीवी में आना स्टार्ट हुआ कि एक कमांडो घायल। फिर आया थोड़ी देर बाद में, 1-1.5 घंटे बाद, कि दूसरा कमांडो भी घायल जी। तो मेरा बड़ा बेटा था, 2.5 साल का था, वो थोड़ी कुछ मतलब ऐसे करने लगा कि मुझे पापा के पास जाना है। तो थोड़ी अब घर में मतलब घबराहट सी होने लगी थी कि हाँ कुछ हो गया। फिर ये पता नहीं चला कि वो कमांडो कहीं नहीं, नाम नहीं मालूम था। फिर इनसे कांटेक्ट किया तो इनका फोन भी फिर स्विच ऑफ था। फिर इनका कोई कॉल नहीं आया। फिर मेरे पास में शाम को 6 बजे के करीब ऐसे किसी ने फोन किया ऐसे ही कि मिसेस जोधा है क्या। मैंने फोन उठाया, तो फोन उठा के तो बोले लो जोधा जी से बात कीजिए। तो इन्होंने
मेरे को फिर तसल्ली हुई कि हाँ ये ठीक है। फिर मैंने बात की तो इन्होंने बोला कि मेरे को ना दोनों बच्चों की आवाज सुना देना कि मुझे गोलियां लग गई, मैं लौट के नहीं आऊंगा। उसके बाद फिर बातें नहीं हो पाई मेरी। ऐसी बात अगर कोई पति अपने पत्नी से कहते तो बहुत जज्बा चाहिए उसको एक बात को सुनने के लिए। फिर आपने बच्चों से बात करवाई या आवाज सुनाई? बच्चों से कहाँ बात करवा पाते, उसके बाद ही फिर ये बेहोशी हो गए तुरंत। आपको उस समय क्या लगा सुनील जी जब आपने अपनी वाइफ को ये बात सूचना दी? आपको लगा था कि आप भी नहीं बच पाएंगे, शहीद हो जाएंगे? नहीं, उस टाइम स्थिति ऐसी थी भाई, गोलियां इतनी लग चुकी थी, अब कुछ कह भी नहीं सकते थे डॉक्टर। डॉक्टर तो खुद प्रयास कर रहे थे कि आपको बचाया जाए। और मुझे आईसीयू में और DI लिस्ट पे रख रखा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो तो भगवान की कृपा है कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी और जीवित रहे। बच्चों की थोड़ी वो रहा कि मैं उनके साथ रहूं, अभी ऊपर नहीं जा पाऊं। जी तो अभी आपके सामने हूं। बहुत अच्छी बात हुई है कि दोनों बच्चे और आपकी पत्नी की कुछ अच्छे कर्म रहे जो आप इतनी गोलियां खाने के बाद भी आज बच के हैं। और वो आतंकवादी जो हैं वे सब यहाँ से चले गए, इवन दुनिया से ही चले गए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान उसमें आपका रहा क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप के सदस्य थे जिन्होंने देश को बचाया उस समय। उसके बाद जब आप ठीक होने लगे, आपको लगा कि अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि अब आप खतरे से बाहर हैं। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे पता भी नहीं था कि इतनी दुआएं कर रहे हैं दुनिया, पूरा देश, कि हमारे जो कमांडो घायल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो दुआ काम आई। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, उस समय आप बेड पे थे और आपके कंधे पर और खूब सारी लगी हुई थी, जहाँ गोलियां लगी थी, डॉक्टर ने जहाँ गोलियां निकली थी उसको सेव कर रहे थे वो, और आप बहुत छोटे छोटे शब्दों में कुछ बोल रहे थे। उस समय लोगों में जोश था कि कम से कम हमारी ये जांबाज बच जाएं, इस तरह की दुआएं थी। आपको कैसा लग रहा था? आपने अपने घर पे कब सूचना दी? आपको पत्नी को कब पता चला कि अब आप ठीक हैं? जब मुझे थोड़ा सा होश आया था हॉस्पिटल में तो मुझे डॉक्टर साहब ने, फिर मैंने बोला था कि थोड़ी मेरी घर से बात हो जाए तो थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा करवाया। डॉक्टर साहब प्रयाग मुंशी सर थे डॉक्टर, तो उन्होंने बात कराई थी। तो फिर उस टाइम मेरे को इतना बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे, थोड़ा सा बस इनसे बात हो पाई थी। उस टाइम मैंने इनको बोला था मुझे पता नहीं अब मैं घर पे आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो बात तो कर लूं एक बार। जी, आपकी क्या स्थिति रही जब सुनील जी ने आपसे कहा था? नहीं सर, उस टाइम तो बस मनोस्थिति ऐसी थी, क्या कहें। उस टाइम मेरा बच्चा प्रीमैच्योर था, उसके भी मुझे सूचना मिली ये नहीं बच पाएगा। मैं तो दोनों तरफ से, ना मैंने बच्चा देखा ना मैंने इन्हें देखा। उस टाइम मेरी बहुत 2008 तो मेरे जहन से कभी जिंदगी में ही नहीं निकलेगा सर। मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल समय रहा वो, लेकिन ये है कि आपका बच्चा भी स्वस्थ हुआ। हाँ जी। और सुनील जी भी स्वस्थ होकर घर आए। हाँ सर। जब वो घर आए थे तब कैसा लगा था? क्या हुआ था उस समय आपके शहर में, आपके गांव में? सर उस टाइम हम ये क्या बोलते हैं, मुंबई से आए थे दिल्ली, तो हम दिल्ली अलवर से दिल्ली लेने आए थे इनको। तो पूरी व्यवस्था NSG ने की थी गाड़ी वगैरह की, तो हम वहां से इनको लेने पहुंचे। पहचानने में तो खैर नहीं आ रहे थे सर, ये बिल्कुल एक ऐसे समझो कि बॉडी आई थी, कुछ नहीं बचा था बॉडी में। तो फिर हम बच्चे भी मैं दोनों ले गई थी, फिर लेके पूरा NSG में इनका पूरा भव्य स्वागत हुआ था, मतलब कि ऑफिसर वगैरह सब वेट कर रहे थे इनका ऐसे। तो जिस गाड़ी में हम इनको लेके आ रहे थे वो भी बोल रहे थे कि मैडम 3 दिन पहले तक तो हमें ये सूचना थी कि इनकी डेड बॉडी लेके आनी है। अच्छा, जो लेके आ रहे थे उन्होंने भी? हाँ, वो आर्मी के ही थे ड्राइवर वगैरह। बोले आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इन्हें सकुशल लेके जा रहे हैं। उसके बाद फिर अलवर गए इनके सम्मान के लिए, कि मतलब पूरी अलवर ऐसे रोड पे थी इनका, मतलब बेसब्री से इंतजार करने के। में लोगों की भीड़ थी। हाँ सर, पूरे विधायक, नेता, मंत्री सब के सब मतलब पूरे अलवर में इकट्ठा हो रखे थे। वो भी एक दिन था और एक वो भी दिन था जब इनको गोलियां लग रही थी। इन दिनों के बीच में बहुत मनस्थिति आपकी भी खराब रही होगी, आपकी भी बहुत खराब, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा बात ये हुई कि हमने जो जिन जवानों को खोया और उन जवानों को खोने के बाद भी हमने बहुत से जवानों को बचाया और हमने देश को एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले से भी बचाया। अब अगर आपको कहा जाए कि देश के लिए आप कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? जिसके लिए हम भर्ती हुए हैं अपनी सेना में, उसके लिए तो हम 24 घंटे तैयार हैं। जो हमारे देश पे कोई भी ऐसी घटना ना हो उसके लिए हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है, और जो करने के लिए आता है
वो वापस जिंदा नहीं जाता। जी, वो तो जब आप गए थे इस ऑपरेशन में तो ये तय हो गया था कि हो सकता है हम जिंदा ना आए, लेकिन जिंदा आई है। बहुत अच्छी खुशकिस्मती है हमारी कि आप आज हमारे साथ हैं, हम लोगों से आपका रूबरू करवा रहे हैं। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, आपके फैन हो गए हैं, आप उनके लिए एक हीरो की तरह हैं। आज मैं आकाशवाणी दूरभाष के अंदर जोधपुर में, और मैं इसी के माध्यम से आज मुझे सभी सुन रहे हैं। उनको जिन्होंने नहीं भी सुना था, आज उन्होंने सुना होगा 26/11 के बारे में। और कई लोग तो उस टाइम बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे रहे होंगे, है ना, तो जिनको पता भी नहीं था कि मुंबई में भी हमला हुआ है। तो आज इस केंद्र से सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और हमें भी अच्छा लगा यहाँ। बिल्कुल, ये 15 साल पहले की घटना थी, लेकिन आज यूं की यूं ताजा है, आपके जहन में भी है और आपकी श्रीमती जी रेणुबाला के जहन में भी है, हमारे जहन में भी है। आप इसी तरह से स्वस्थ रहें हमेशा, और हमेशा देश की सेवा में हमेशा अग्रणी बने रहें, हमसे मिलते जुलते रहें, आकाश में भी आते जाते रहें। आपको यहाँ आने के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी में आने के लिए। लेकिन